काजल जैसे ही द ग्रेट इंडियन एंटीक शॉप से नाराज होकर चली जाती है, तभी मदन गुप्ता मुन्ना से पूछता है कि काजल ऐसे दुकान से क्यों चली गई। जवाब में मुन्ना अनमोल के बारे में मदन गुप्ता से कहता है। मुन्ना की सारी बात सुनकर मदन गुप्ता अपने होश खो बैठता है। तभी मदन गुप्ता दुकान के दूसरे कोने की ओर जाकर लोहिया नाम के एक शख्स को फोन मिलाकर उससे बात करने लगता है। फोन पर मदन गुप्ता जैसे ही लोहिया से कहता है कि उसे उससे जरूरी काम है, तभी लोहिया मदन गुप्ता से कहता है, मदन गुप्ता? कौन मदन गुप्ता? और क्या काम है तुम्हें मुझसे? लोहिया की बात पर मदन गुप्ता कहता है, मेरे एक दोस्त शेट्टी ने तुम्हारा मुझे नंबर दिया था और तुम क्या काम करते हो उसने मुझे सब बताया है। मदन गुप्ता की बात सुनकर लोहिया कहता है, हाँ शेट्टी सेठ, उनका एक काम भी किया था मैंने। शेट्टी के रेफरेंस से आए हो तो सही ही होगा। वो पूछना पड़ता है ना साहब, पुलिस का लफड़ा बहुत होता है। कहिए किस जरूरी काम के लिए कॉल किया है आपने मुझे? लोहिया की बात खत्म होते ही मदन गुप्ता उससे कहता है, क्या तुम मुझसे मिलने मेरे बुलाए पते पर आ सकते हो? तुमसे मिलकर बताता हूँ कि क्या काम है मुझे। हंसते हुए लोहिया मदन गुप्ता से कहता है, शायद आपको लोहिया के बारे में सही से जानकारी नहीं है मदन सेठ। अगर आपको लोहिया से मिलना है तो आपको लोहिया के पास आना होगा। लोहिया सिर्फ अपने इलाके में ही लोगों से मिलता है और अपना इलाका है धूलपेट। धूलपेट आकर किसी भी बच्चे से पूछ लो कि लोहिया कहाँ मिलेगा, वो तुम्हें मेरे घर तक छोड़कर जाएगा। लोहिया की बात सुनकर मदन गुप्ता उससे कहता है, ठीक है, आज रात 9 बजे मैं तुम्हारे इलाके में आकर तुमसे मिलूंगा। लोहिया से बात कर मदन गुप्ता अपना फोन रखते हुए अपने आप से कहता है, मैंने इस लोहिया के बारे में काफी सुना है। इसे अनमोल की सुपारी देकर सारी झंझट ही खत्म कर देता हूँ। एक बार लोहिया सुपारी लेता है तो फिर इंसान का काम खत्म करके ही रहता है। अब अनमोल, तुझको लोहिया से कौन बचाएगा? शैतानी हंसी हंसते हुए मदन गुप्ता कहने लगता है, एक बार अनमोल का काम खत्म हो जाएगा फिर काजल भी अनमोल को धीरे धीरे भूल जाएगी। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अपने आप से बात कर रहे मदन गुप्ता जोर जोर से हंसने लगता है। मदन गुप्ता लोहिया को अनमोल की सुपारी देकर अपने आप में काफी खुश हो रहा होता है, पर मदन गुप्ता को ये नहीं पता होता है कि कुछ दूर खड़ा मुन्ना अपने कान लगाए उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। लेकिन मुन्ना को मदन गुप्ता की बातें सही से सुनाई नहीं देती। मुन्ना मदन गुप्ता की बातें सुनकर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये मदन गुप्ता अनमोल भैया के बारे में किससे बात कर रहा था? अच्छा होता कि मैं उसकी सारी बातें सुन पाता, लेकिन इस मदन गुप्ता के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। जरूर दाल में कुछ काला है। मदन गुप्ता की बातें सुनकर मुन्ना भी अचरज में पड़ जाता है। घड़ी में 8 बज रहे होते हैं। दुकान पर मदन गुप्ता अपनी कुर्सी से उठते हुए मुन्ना से कहने लगता है, चल मुन्ना, जल्दी कर, दुकान बंद करना है। मदन गुप्ता की जल्दबाजी देखकर मुन्ना उससे पूछता है, क्या हुआ सेठ, आज काफी जल्दी में लग रहे हो? आज दुकान भी जरा जल्दी बंद करने के लिए कह रहे हो? और क्या है सेठ? दुकान की चाबियां हाथ में लेकर मदन गुप्ता बाहर की ओर जाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं मुन्ना, आज मार्केट काफी ठंडा है और वैसे भी मुझे घर जाकर आराम करना है। तेरा भी यहाँ पर रुक के कोई फायदा नहीं है। चल आजा, जल्दी निकलते हैं। पर हाँ, कल सुबह दुकान थोड़ी जल्दी आ जाना, साफ सफाई करनी है। तुझे दिख नहीं रहा सारी दुकान खराब हो रखी है। मदन गुप्ता की बात सुनकर मुन्ना चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है, वो कहते हैं ना, कौवे को हर जगह सिर्फ झूठा ही नजर आता है। हर रोज दुकान साफ करता हूँ पर फिर भी इस मदन गुप्ता को हर जगह गंदगी ही दिखाई देती है। अब जिसका जैसा दिमाग वैसी उसकी सोच। हाथ में चाबी लिए मदन गुप्ता बाहर जाते हुए कहता है, अरे मुन्ना क्या सोच रहा है वहां खड़े रहकर? मैंने कहा ना जल्दी निकलना है, चल अभी। अपना सर हिलाते हुए मुन्ना धीमे से अपने आप से कहता है, ये मदन गुप्ता तो लगता है घोड़े पे सवार है, पता नहीं कौन से काम के लिए कहाँ जा रहा है। मदन गुप्ता को आवाज देकर मुन्ना कहता है, आ रहा हूँ सेठ, बस 2 मिनट। इतना कहकर मुन्ना दुकान के बाहर चला जाता है। मदन गुप्ता जल्द ही दुकान बंद कर वहां से धूलपेट लोहिया से मिलने चला जाता है। एक सूटकेस अपने हाथ में लिए मदन गुप्ता हैदराबाद के धूलपेट के इलाके में आकर खड़ा हो जाता है। धूलपेट की एक बस्ती में खड़ा होकर मदन गुप्ता लोहिया को फोन करने लगता है, पर लोहिया उसका फोन नहीं उठाता। इधर उधर देखते हुए मदन गुप्ता कहने लगता है, ये लोहिया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं कौन सा है उसका घर। उसी वक्त मदन गुप्ता वहां देखता है कि स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ बच्चे कंचे खेल रहे होते हैं। मदन गुप्ता उन बच्चों के पास जाता हुआ उनसे पूछता है, ए लड़के, मुझे बता सकता है कि ये लोहिया का घर किधर है? वो लड़का मदन गुप्ता को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है,
लोहिया भाई, वो जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, वहीं पर लोहिया भाई का घर है। मदन गुप्ता उस बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। तभी वो लड़का मदन गुप्ता को आवाज लगाकर कहता है, अगर लोहिया भाई से मिलना है तो वो अभी घर पर नहीं मिलेंगे। सामने जो दारू का ठेका दिख रहा है, वो तुम्हें वहीं मिलेंगे। वहां चले जाओ। उस लड़के की बात सुनकर मदन गुप्ता दारू के ठेके की ओर चला जाता है। दारू के ठेके पर पहुंचकर मदन गुप्ता लोगों से पूछते हुए लोहिया तक पहुंच जाता है। उस वक्त लोहिया मजे से बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी मदन गुप्ता उसे देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम ही हो लोहिया? शराब का गिलास नीचे रखकर लोहिया मदन गुप्ता से कहता है, हाँ, मैं ही हूँ लोहिया। क्या हुआ, बात क्या है? तेज आवाज में मदन गुप्ता लोहिया से कहने लगता है, कब से मैं तुम्हें कॉल किए जा रहा हूँ, पर तुम हो के फोन ही नहीं उठा रहे। लोहिया अपना फोन देखता है, जिसमें उसे मदन गुप्ता के काफी सारे मिस्ड कॉल्स दिखाई देते हैं। तभी लोहिया अपने आसपास के लोगों को देखते हुए मदन गुप्ता से कहता है, ये धूल पेट है मदन गुप्ता, और ये जो आसपास के लोग तुम देख रहे हो, तुम्हारे तेवर अगर देख लेंगे तो तुम्हारे बदन पर कपड़े तक नहीं रहेंगे। इसीलिए जो कहना है आराम से बैठकर कहो। आसपास के लोगों को देखते हुए मदन गुप्ता अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, एक लड़के की सुपारी देनी है तुम्हें। उसका नाम अनमोल है। ये बताओ, कब तक खत्म कर दोगे उसे? मदन गुप्ता की बात सुनकर लोहिया उसे कहता है, डिटेल्स है उस लड़के की, फोन पर भेज देना। तभी मदन गुप्ता एक लिफाफा लोहिया के हाथ में थमाते हुए कहता है, सारी डिटेल्स इस लिफाफे में है, और उस लड़के की तस्वीर भी, अच्छे से देख लो। लोहिया अनमोल की तस्वीर देखने लगता है। तभी मदन गुप्ता उससे पूछता है, ये बताओ कि कब तक होगा मेरा काम, और पैसे कितने लगेंगे? अनमोल की तस्वीर वापस लिफाफे में रखते हुए लोहिया मदन गुप्ता से कहता है, ऑर्डर दे दिया है ना, तो काम भी हो जाएगा, और इस काम के पूरे 10 लाख लूंगा, और एडवांस अभी आधा। लोहिया की बात सुनकर मदन गुप्ता अपने सूटकेस से पैसों की गड्डी निकालकर लोहिया के सामने रखते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा एडवांस, पर ये तो बताओ कि मेरा काम कब तक होगा? हंसते हुए लोहिया मदन गुप्ता से फिर कहता है, ऑर्डर दे दिया है ना, काम भी हो जाएगा। हैरान होकर मदन गुप्ता लोहिया से कहता है, अरे ऑर्डर लिया है मतलब क्या? हम क्या कोई खान पीने की बात कर रहे हैं यहाँ? अगर पैसे लिए हो तो काम कब तक होगा ये तो बता दो। तभी लोहिया मदन गुप्ता से कहता है, लोहिया ऐसे काम नहीं करता, पहले इस लड़के की रेंकी करनी होगी, फिर वक्त और जगह देखकर इसे टपकाना पड़ेगा। कोई सबूत और गवाह नहीं मिलना चाहिए, ऐसा काम देखा करता है लोहिया। कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे इसे स्वर्गवासी बनने के लिए। अगर मैगी नूडल की तरह जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर पुलिस का लफड़ा होगा, तो तुम संभाल लेना। कहो, कल ही टपका दो इस लड़के को। लोहिया की बात सुनकर मदन गुप्ता वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है ठीक है, 15 से 20 दिन कह रहे हो ना तुम, अपना वक्त ले लो, पर मेरा काम हो जाना चाहिए, और मेरा नाम इसमें कहीं नहीं आना चाहिए। मदन गुप्ता की बात सुनकर लोहिया मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है। ठेके से बाहर निकलकर मदन गुप्ता मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, अब मेरी साजिश से कैसे बचेगा अनमोल? अब तेरे हर कदम पर खतरा ही खतरा मंडरा रहा है। अगली सुबह अनमोल अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। सुबह के 8 बज रहे होते हैं। अनमोल अपने बिस्तर पर सोते हुए मानो एक बुरा सपना देख रहा होता है। सपने में अनमोल एक अंधेरे से कमरे में भसना को देखता है। भसना अनमोल को सतर्क करते हुए कहता है, हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है अनमोल। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कई जगह से मुसीबतें दस्तक देने वाली हैं। अपना ख्याल रखना अनमोल। इतना कहते हुए भसना हंसते हुए उस अंधेरे कमरे से गायब हो जाता है। उस सपने को देखकर अनमोल एक झटके से उठता है। जैसे ही अनमोल अपने सपने से बाहर आता है, वो अपने आंखों के सामने चंदा को खड़ा पाता है। अपने कमरे में चंदा को खड़ा देखकर अनमोल हैरान हो उठता है। तभी चंदा ताज्जुब करते हुए अनमोल के माथे का पसीना देखते हुए उससे कहती है, लगता है कोई बुरा सपना देखा है तूने, और लोग कहते हैं कि अक्सर सुबह के सपने सच होते हैं या उसमें कोई संदेश छुपा हुआ होता है। अनमोल अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अपने मन में कहता है, ये सपना सच में एक संदेश ही था। जरूर भसना मुझे आने वाले कल की चेतावनी दे रहा था। अनमोल अपने सपने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो चंदा से पूछता है, वैसे माँ, आप सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या करने आई हो? कुछ काम है क्या? अनमोल को देखते हुए चंदा कहती है, हाँ, मैं तुझे यहाँ जगाने आई थी। कोई लड़का आया है बाहर तुझसे मिलने। चंदा की बात सुनकर अनमोल हैरान होकर सोचने लगता है, आखिर इतनी सुबह कौन आया होगा मुझसे मिलने?
कौन है वो लड़का जो अनमोल से मिलने आया है? क्या होगा मदन गुप्ता अपने मंसूबे में कामयाब? और क्या लोहिया कर पाएगा अनमोल का काम तमाम? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। चंदा की बात सुनकर अनमोल हैरान होने लगता है कि आखिर उससे इस वक्त मिलने कौन आ सकता है। तभी अनमोल चंदा से पूछता है, आपने उस लड़के का नाम पूछा माँ जो मुझसे मिलने आया है? अपना सर हाँ में हिलाते हुए चंदा याद करते हुए कहती है, अभी बताया था उस लड़के ने अपना नाम। हाँ, मुन्ना कह रहा था वो अपना नाम। मुन्ना का नाम सुनकर अनमोल कहता है, मुन्ना यहाँ आया है, वो भी इस वक्त? तुरंत ही अनमोल अपने पलंग से उतरकर चंदा से कहता है, माँ आप मुन्ना को बाहर बैठा कर रखिए, मैं अभी 2 मिनट में बाहर आता हूँ। अनमोल की बात सुनकर चंदा कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद अनमोल अपने कमरे से निकलकर हॉल की ओर आता है, जहां वो देखता है कि मुन्ना सोफे पर बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। उसी वक्त मुन्ना की नजर सामने से आ रहे अनमोल पर जाती है। अनमोल को वहां आता हुआ देख मुन्ना अपनी जगह से उठकर उसकी ओर जाने लगता है। मुन्ना को अपनी ओर आता हुआ देखकर अनमोल उससे पूछता है, मुन्ना तू इस वक्त यहाँ, कोई काम था तुझे मुझसे? अनमोल को देखते हुए मुन्ना उससे कहता है, कोई काम नहीं है अनमोल भैया, मैं तो यहाँ आपको एक खबर देने के लिए आया हूँ। मुन्ना की बात सुनकर मानो अनमोल के कान खड़े हो जाते हैं। गंभीर होते हुए अनमोल मुन्ना से पूछता है, खबर? कैसी खबर? जल्दी बता मुझे मुन्ना। तभी मुन्ना अनमोल से कहता है, अनमोल भैया, कल मैंने मदन गुप्ता को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। मुझे साफ साफ मदन गुप्ता की बातें सुनाई तो नहीं दी, पर मैंने उसे फोन पर आपका नाम लेते हुए सुना है। हो ना हो, वो जरूर आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। अनमोल भैया आप थोड़ा होशियार रहो इस मदन गुप्ता से, बड़ी टेढ़ी चीज है वो। बस यही खबर देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सोचा आपको मैं ये बात बता दूंगा तो आप थोड़ा होशियार हो जाओगे। मुन्ना की बात को गौर से सुनकर अनमोल सोचते हुए कहता है, मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है मुन्ना कि वो मदन गुप्ता मेरे खिलाफ कोई नई साजिश रच रहा है, पर तूने मुझे इस बारे में इत्तला करके बहुत अच्छा काम किया है। सच में मुझे अभी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। तभी मुन्ना अनमोल के घर से जाते हुए कहता है, ठीक है अनमोल भैया, जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपना ख्याल रखना। जाते हुए मुन्ना को अनमोल रोकते हुए कहता है, अरे मुन्ना रुक, कहाँ जा रहा है? 1 मिनट इधर आ। मुन्ना को वहां ठहरा कर अनमोल अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देख अनमोल तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आता है और एक पैसों की गड्डी मुन्ना के हाथ में थमाते हुए कहता है, मुन्ना ये कुछ पैसे हैं, इसे रख ले। उन पैसों को देखते हुए मुन्ना अनमोल से कहता है, मैंने पैसों के लिए ये काम नहीं किया अनमोल भैया, मुझे आपकी सच में फिक्र थी, इसलिए मैं आपको ये खबर देने यहाँ चला आया। मुन्ना की बात सुनकर अनमोल हंसते हुए उसे कहता है, अरे ये खबर के लिए तुझे मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, तुझे बड़े भाई की हैसियत से दे रहा हूँ। ये पैसे रख और अपनी माँ के लिए कुछ अच्छी चीज खरीद लेना, उन्हें भी काफी खुशी होगी। खुश होते हुए मुन्ना उन पैसों को जेब में रखते हुए अनमोल से कहता है, सच में अनमोल भैया, किसी का दिल हो तो वो आप जैसा हो। वाकई में आप हीरो हो अनमोल भैया, धांसू हीरो। मुन्ना की बात सुनकर अनमोल को एकदम से हंसी आ जाती है। अनमोल से बात कर मुन्ना वहां से निकल जाता है। मुन्ना के जाते ही अनमोल गंभीर होकर सोचते हुए अपने आप से कहता है, भसना का वो सपना और फिर मुन्ना की ये खबर, पता नहीं ये मदन गुप्ता क्या साजिश रच रहा है मेरे खिलाफ। जो भी हो मुझे सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अपने आप से बात कर अनमोल एक गहरी सोच में चला जाता है। दोपहर की सख्त गर्मी में बिहार के दूर दराज इलाके में काफी सारे तंबू लगे हुए होते हैं। कुछ बंजारे उन तंबुओं के बाहर मानो खाना बदोश की जिंदगी जी रहे होते हैं। उन्हीं बंजारों में से एक होता है अब्बू लुलू, जो उन लगे हुए तंबुओं के बाहर बैठा रूखी सूखी रोटी खा रहा होता है। अब्बू के साथ उसके दोनों साथी अल्ताफ और विशाल भी होते हैं। जहां अब्बू लुलू चुपचाप रोटी का निवाला तोड़कर खा रहा होता है, वहीं उस रोटी को थाली में पटकते हुए अल्ताफ कहने लगता है, बस हो गया अब्बू भाई, मेरे को कब तक ये खाना बदोश की जिंदगी जीने पड़ेगी हमें? कब तक ये सूखी रोटी पानी में डुबाकर खाते रहेंगे हम? कब तक यहाँ से वहां भटकते रहेंगे हम? अल्ताफ की चिड़चिड़ाहट देखकर विशाल भी अपनी हालत पर अफसोस करते हुए कहता है, सही कह रहा है ये अल्ताफ भाई, कितना वक्त हो चुका है हमें इन बंजारों की जिंदगी जीते हुए। ऐसी जिंदगी से तो जिंदगी का ना होना ही बेहतर है। क्या दिन थे वो जब हम हैदराबाद में रहा करते थे।
अब ये रूखी सूखी रोटी खाकर जिंदगी से मानो दिल ही उठ गया हो। अपने दोनों आदमियों की बात सुनकर अब्बू लुलू उनसे कुछ कहने ही जा रहा होता है कि तभी पीछे से किसी की एक आवाज आती है। बस बहुत जी ली तुम लोगों ने खाना बदोश की जिंदगी। अब ये रूखी सूखी रोटी खाने के दिन गए। अब जल्दी ही तुम लोग बिरयानी पाया का लुत्फ उठाओगे। जैसे ही अब्बू लुलू पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपनी ओर रवि आता हुआ दिखाई देता है। रवि की बात सुनकर मानो अब्बू लुलू के शरीर में एक अलग सी ऊर्जा पैदा हो जाती है। वो खुश होते हुए अपनी जगह से उठता है और रवि के पास जाकर उससे पूछता है, क्या कहा तुमने? अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो तुम मुझे हैदराबाद भिजाने की सोच रहे हो, है ना? मुस्कुराते हुए रवि अब्बू लुलू से कहता है, सही समझा तुमने अब्बू लुलू। मैंने कहा था ना, तुम्हें वक्त आने पर तुम्हारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। पुलिस का मामला ठंडा हो गया है, अब मैं तुम्हें हैदराबाद पहुंचा दूंगा। रवि के मुंह से हैदराबाद की खबर सुनकर अब्बू लुलू खुश होते हुए उसे कहता है, तुम सही कह रहे हो, क्या हम हैदराबाद के लिए जल्द ही निकलने वाले हैं? मुस्कुराते हुए रवि उन तीनों को देखते हुए कहता है, हाँ, आज रात का ही मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। तुम तीनों जल्दी ही हैदराबाद पहुंच जाओगे। खुश होते हुए अब्बू लुलू रवि से कहने लगता है, शुक्रिया, शुक्रिया रवि, जो भी तुमने अभी तक हमारे लिए किया है। हंसते हुए रवि अब्बू लुलू से कहता है, शुक्रिया मेरा नहीं, असगर भाई का अदा करना। और हाँ, हैदराबाद पहुंचकर असगर भाई को मेरा सलाम कहना। और ये रूखी सूखी रोटियों के लिए हो सके तो हमें माफ करना। यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम तुम्हें रोज बिरयानी नहीं खिला सकते। रवि की बात सुनकर अब्बू लुलू हंसते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो रवि? इन रूखी सूखी रोटियों में तो स्वाद है जो बिरयानी में भी नहीं आता। इन रूखी सूखी रोटियों का स्वाद हमेशा मेरे मुंह पर बना रहेगा। इन रोटियों का स्वाद हमेशा मुझे याद दिलाता रहेगा कि बिहार में मेरे साथ क्या हुआ था और इसका बदला मुझे किससे लेना है। बदले की आग में जल रहे अब्बू लुलू की बात सुनकर रवि मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है गहरी चोट लगी है तुम्हें। जिससे भी तुम्हें अपना बदला लेना है वो बचेगा नहीं। गुस्से के मारे अब्बू लुलू कहने लगता है, गहरी चोट नहीं, अपमान का घुट पीकर रह गया हूं मैं उस कमबख्त अनमोल की वजह से। एक बार मैं हैदराबाद पहुंच जाऊं तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अनमोल, तेरे पीछे एक नया खतरा आ रहा है। इतना कहकर अब्बू लुलू पागलों की तरह हंसने लगता है। अपने घर पर बैठी काजल अनमोल के बारे में सोचते हुए कहती है, अनमोल को अभी कॉल करके कहती हूँ कि मुझसे मिलने के लिए। देखती हूँ वो मुझे क्या कहता है। अपना फोन उठाकर काजल अनमोल को फोन लगाने लगती है, पर तुरंत ही काजल अपना फोन वापस रखते हुए अपने आप से कहती है, ये क्या कर रही है काजल? क्या फायदा अनमोल को कॉल करने का? वो यही कहेगा कि वो अभी काम में बिजी है, वो मुझसे मिलने नहीं आएगा। जरूर अनमोल मुझे इग्नोर करके मुझसे दूर जाने की सोच रहा है और जोया के करीब जाने की। अगर बिहार में वो अब्बू लुलू का किस्सा नहीं हुआ होता तो अनमोल के पास मुझसे दूर होने की कोई वजह ही नहीं होती। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब कैसे भी करके मुझे अनमोल के करीब जाना है, उसे अपने पास बुलाना है। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? काजल सोच ही रही होती है कि वो अनमोल को किस तरकीब से अपनी ओर आकर्षित करे। सोचते हुए काजल के चेहरे पर अचानक से एक शातिर भरी मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए काजल अपने आप से कहती है, ये तरकीब लगाती हूँ, ये करने से जरूर अनमोल का ध्यान मेरी ओर आ ही जाएगा। कितना भी मुझसे दूर भागोगे अनमोल, आखिरकार तुम्हें मेरे पास ही तो आना है। इतना कहकर काजल अपना बैग उठाकर वहां से चली जाती है। अनमोल दुकान पर बैठा ही होता है। ठीक उसी वक्त अनमोल को अपने फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। जैसे ही अनमोल फोन उठाता है, तभी एक शख्स की आवाज उसे सुनाई देती है, हेलो, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप काजल के क्या लगते हो? फोन पर उस शख्स का अटपटा सवाल सुनकर अनमोल हैरान होते हुए उसे कहता है, जी मैं काजल का दोस्त बात कर रहा हूँ, कहिए। वो शख्स अनमोल से कहता है, देखिए, ये काजल मैडम के कार का एक्सीडेंट हो गया था जुबली हिल्स पर। मैंने उन्हें अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। उनके फोन से मुझे आपका नंबर मिला और उसके लाइसेंस से मुझे उनका नाम पता चला। उस शख्स की बात सुनकर अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबराते हुए अनमोल उस शख्स से पूछता है, क्या कहा? काजल का एक्सीडेंट हो गया है? अभी वो कैसी है? वो शख्स अनमोल से कहता है, देखिए, मुझे नहीं पता कि वो अभी कैसी है। मेरा नाम सुनील है। मुझे वो एक्सीडेंट की जगह जख्मी हालत में मिली तो मैं उन्हें यहाँ यशोदा हॉस्पिटल ले आया। आप हो सके तो फौरन यहाँ चले आइए। फोन रखते हुए अनमोल उसे कहता है, ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ।
तुरंत ही फोन रखकर अनमोल अस्पताल के लिए निकल जाता है। क्या सच में हुआ है काजल का एक्सीडेंट, या है ये काजल की अनमोल के करीब जाने की कोई चाल? क्या पहुंच पाएगा अब्बू लुलू वापस हैदराबाद? कैसे बचेगा अनमोल आने वाले खतरों से, और कैसे करेगा अनमोल सभी खतरों का सामना? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अस्पताल में काजल जख्मी हालत में कुर्सी पर बैठी हुई होती है, जहां उसके हाथ और सर पर लगी चोटों पर मरहम पट्टी कर रहे थे दो नर्स। पास खड़ा डॉक्टर काजल के चोटों को देखते हुए उसे डांट लगाते हुए कहता है, अगर गाड़ी चलाना नहीं आता तो एक ड्राइवर ही क्यों नहीं रख लेते तुम लोग? लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से लोग अपने साथ साथ दूसरों की भी जान खतरे में डाल देते हैं। शुक्र करो कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई, अगर कोई बड़ा हादसा होता तो क्या कर लेती तुम? डॉक्टर के गुस्से को देखते हुए काजल उन्हें कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर, आइंदा से मैं इस चीज का ख्याल रखूंगी, मैं ड्राइव सेफली करूंगी। काजल से नाराज दिख रहा डॉक्टर उसे डांट लगाकर वहां से निकल जाता है। डॉक्टर के जाते ही वहां खड़ी दो नर्सेस भी काजल की मरहम पट्टी कर वहां से निकल जाती है। सभी के वहां से जाते ही कुछ दूरी पर खड़ा एक लड़का काजल को देख रहा होता है। तभी आवाज लगाते हुए काजल उसे बुलाती है, सुनील इधर आओ। जैसे ही सुनील काजल के पास आता है, काजल उससे पूछती है, कॉल किया था तुमने अनमोल को? अपना सर हाँ में मिलाते हुए सुनील काजल से कहता है, हाँ मैडम, जैसा आपने कहा था वैसे सब कर दिया है मैंने। मैंने अनमोल को कॉल लगाकर उनसे कह दिया है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। सुनील की बात सुनकर काजल उससे पूछती है, एक्सीडेंट की बात सुनकर क्या कहा अनमोल ने? तभी सुनील काजल से कहता है, एक्सीडेंट की बात सुनकर वो काफी परेशान हो उठा था, मेरे हिसाब से वो अभी यहाँ आता ही होगा। सुनील की बात सुनकर काजल मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। तभी काजल की चोटों को देखते हुए सुनील हैरान होकर उससे पूछता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है मैडम, आपने अपना ही एक्सीडेंट जानबूझकर क्यों करवाया? देखिए कितनी चोटें लगी हैं आपको। मुस्कुराते हुए काजल सुनील को उसका जवाब देते हुए कहती है, कभी कभार कुछ पाने के लिए हमें कुछ तकलीफों से भी गुजरना पड़ता है। तुम नहीं जानते, इन चोटों के आगे मुझे जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसके आगे ये चोट तो कुछ भी नहीं। मैं पहले भी ये नाटक किसी के साथ कर चुकी हूँ, मुझे अच्छे से पता है मेरी ये तरकीब मेरे बॉयफ्रेंड को करीब लाने में कितनी कामयाब होगी। अनमोल मुझे काफी इग्नोर कर रहा था, अब चाहकर भी वो मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगा। हैरान होते हुए सुनील काजल से कहने लगता है, वाह मैडम, प्यार में अगर शिद्दत हो तो वो आप जैसी हो। अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास लाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया आपने, मानना पड़ेगा मैडम आपको। उसी वक्त काजल सुनील से कहती है, चलो अब तुम्हारे काम के मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। काजल की बात सुनकर सुनील अपना सर हिलाता है और वहां से जाने लगता है। दरवाजे के पास जाते ही सुनील को कुछ दूरी से एक लड़का डरी हुई हालत में कमरे की ओर आते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर सुनील तुरंत ही समझ जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अनमोल है। दरवाजे के पास खड़ा सुनील अनमोल को देखते हुए काजल से कहता है, मैडम, एक लड़का सीधे यहीं चला आ रहा है, बड़ा परेशान लग रहा है वो, लगता है ये आपका ही अनमोल है। सुनील की बात सुनकर काजल उसे कहने लगती है, उससे तुम बात करो और सीधे मेरे पास भेजो। हंसते हुए सुनील काजल से कहता है, समझ गया मैडम, मैं अभी आपके बॉयफ्रेंड से बात करके उसे अंदर भेजता हूँ। मुझे उससे क्या कहना है मुझे अच्छे से पता है, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। काजल से बात कर सुनील हॉस्पिटल के कमरे के बाहर चला जाता है। कमरे से बाहर आकर सुनील अनमोल की ओर अपने कदम बढ़ाता है और उससे पूछता है, आप ही अनमोल हो ना? अपना सर हाँ में हिलाते हुए अनमोल सुनील से कहता है, जी हाँ, मैं ही हूँ अनमोल। अनमोल नाम सुनते ही सुनील उसे कहता है, मैं सुनील हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी फोन पर। वो काजल मैडम का फोन मेरे हाथ लग गया था, जिसके अंदर मुझे आपका फोन नंबर दिखाई दिया, तो इसलिए मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया। घबराते हुए अनमोल सुनील से पूछता है, वैसे काजल ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना उसे? तभी सुनील अनमोल से कहता है, चोट तो अच्छी खासी लगी है, डॉक्टर अभी उन्हें देख के बाहर गए हैं। अच्छा हुआ जो थोड़े में बला टल गई। जिस तरह से मैडम ने अपनी कार को जानबूझकर डिवाइडर को ठोका था, उससे तो उनकी जान भी जा सकती थी। गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए देख मैंने तो सोचा कि जरूर कोई गाड़ी पी कर चला रहा होगा, पर जब मैं इन मैडम को हॉस्पिटल लेकर आया तो मुझे समझ में आया कि ये तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है ही नहीं। पता नहीं ऐसे क्यों चला रही थी मैडम गाड़ी।
आप उनके दोस्त हो या बॉयफ्रेंड मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका थोड़ा केयर कीजिए और पहले तो ये मालूम कीजिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। काफी डिस्टर्ब लग रही थी वो। सुनील की बातें सुनकर अनमोल हैरान हो उठता है। तभी अनमोल सुनील से कहता है, थैंक यू जो आप काजल को यहाँ लेकर आए। मैं अभी काजल को देखता हूँ। अस्पताल से जाते हुए सुनील अनमोल से कहता है, ख्याल रखिएगा उनका, मैं निकलता हूँ। अनमोल से बात कर सुनील वहां से चला जाता है। तुरंत ही अनमोल काजल के पास आता है और उसकी चोटों को देखते हुए कहता है, सुना मैंने तुम्हारे बारे में, ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अनमोल की बात सुनकर काजल अपना मुंह फेर लेती है। काजल को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दीवारों से नहीं। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे बताओ, तुम ऐसे गाड़ी क्यों चला रही थी? क्या कोई नशा करके रखा था तुमने? अनमोल की बातें सुनकर काजल खामोश बैठी हुई होती है। काजल के मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलता। तभी अनमोल झल्लाते हुए काजल से पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरे बात का जवाब दो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये कोई तरीका नहीं है ये सब करने का। कहो, क्या तुमने जानबूझकर डिवाइडर को टक्कर मारी थी? मैं जानना चाहता हूँ काजल, कहो। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए काजल पुकार कर अनमोल से कहती है, हाँ, जानबूझकर मैंने डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ाई ताकि मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं मर जाऊं। इसलिए चला रही थी मैं ऐसे गाड़ी। अब समझ में आया तुम्हें? काजल की मुंह से ये बात सुनकर अनमोल सुन्न रह जाता है। तभी अनमोल काजल से धीमी आवाज में पूछता है, क्या मैं इस हरकत की वजह जान सकता हूँ? रोते हुए काजल अनमोल से कहती है, वजह तुम जानना चाहते हो तो सुनो। वजह यह है कि मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहती अनमोल। ये जिंदगी अब मुझे नरक लगने लगी है। घुटन सी महसूस होती है मुझे। काजल की बात सुनकर अनमोल हैरान होते हुए उससे पूछता है, घुटन? नरक? ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? ऐसा क्या हो गया है कि तुम जीना ही नहीं चाहती? किस बात की कमी है तुम्हें? मुझे ये तो बताओ। तभी अनमोल की आंखों में देखते हुए काजल उससे कहती है, प्यार की कमी है अनमोल। तुम्हारी ये दूरी मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम मुझे इग्नोर करते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे मर जाने का जी करता है। बहुत झेल ली तुमसे अब दूरी। बहुत इग्नोर कर लिया तुमने मुझे। बस और नहीं होता मुझसे। ये सब झेलने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। काजल की बात सुनकर अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने सर पर हाथ मारते हुए अनमोल अपने मन में सोचता है, ये क्या कह रही है काजल? अचानक से इसे क्या हो गया है? मैंने तो सोचा था कि काजल से अगर मैं थोड़ी दूरी बनाए रखूंगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं काजल को ये सच्चाई बता दूंगा कि मैं सोया से प्यार करता हूँ। अब इस हालत में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो आखिर करूँ क्या? अनमोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो काजल के बातों का क्या जवाब दे। अनमोल निशब्द खड़ा वहां काजल को देख रहा होता है, पर अनमोल को ये नहीं पता होता कि ये सब काजल का एक पैंतरा है, अनमोल को अपने पास बुलाने का। तभी काजल अपना ड्रामा बढ़ाते हुए अपने आंसू पोंछने लगती है। अपने आंसू पोंछते हुए काजल अनमोल से कहती है, तुम्हें जो करना है वो कर लो अनमोल। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। बस तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। काजल के करीब जाते हुए अनमोल उसे कहता है, काजल भला इतनी सी बात के लिए कोई ऐसा करता है क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं बस तुम्हें सही सलामत देखना चाहता हूँ। तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। अनमोल की आंखों में देखते हुए काजल उसे धीमे आवाज में कहती है, अगर वाकई में तुम मेरी सलामती चाहते हो, मुझे खुश देखना चाहते हो, तो तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। हमेशा मेरे साथ रहना अनमोल। मुझे कभी इग्नोर मत करना। जब तुम मुझे इग्नोर करते हो तो ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मेरा मरने को जी करता है अनमोल, मरने का जी करता है। काजल की बातें सुनकर अनमोल और हैरान हो रहा होता है। काजल को संभालने के लिए तभी अनमोल उसके पास बैठते हुए कहता है, ठीक है काजल, मैं तुम्हें कभी नहीं इग्नोर करूंगा, पर तुम मुझसे वादा करो कि फिर कभी तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। अचानक से अनमोल का हाथ खींचकर काजल उसे गले लगाते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ, अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे तो मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस अनमोल। काजल के गले लगकर जहां अनमोल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर करे क्या, वहीं काजल अपने चेहरे पर एक शातिर भरी मुस्कान लिए अपने मन में कहती है, क्या सोचा था तुमने अनमोल कि तुम मुझसे धीरे धीरे दूर चले जाओगे और अपनी जिंदगी से निकाल फेंकोगे? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे अच्छे से पता है अनमोल कि मुझे तुम्हें अपने पास कैसे लाना है। लगभग मैंने तुम्हारा इलाज तो कर दिया है। अब जल्द ही मुझे उस सोया का भी कुछ करना होगा। उसके रहते हुए तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। अब जल्द ही मुझे उस सोया का कुछ करना ही पड़ेगा।
अपने चेहरे पर एक शातिर भरी मुस्कान लिए काजल अनमोल को अपने गले से और कस लेती है। उसी वक्त ऐसा लग रहा होता है मानो अनमोल काजल के शिकंजे में फंस गया हो। असमंजस की स्थिति में पड़े अनमोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर क्या करे। क्या निकल पाएगा अनमोल काजल के शिकंजे से? क्या कभी समझ पाएगी काजल अनमोल के दिल का हाल? और कौन सी नई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं अनमोल का? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।